साथियों, सबसे पहले आप सबका धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पर आए। क्षमा चाहूँगा कि थोड़ा सा विलम्ब ज़रूर हुआ आने में। आप सब जान रहे हैं कि किस तरीके से पारिवारिक तौर पर जो एक क्षति पहुँची है। आज पहली बार ऐसा है कि मैं आप लोगों के बीच हूँ, एक प्रेस वार्ता कर रहा हूँ और पापा उस वक्त साथ में नहीं है। नहीं तो मुझे याद है कि जब भी ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी या कभी भी हम लोग का इंटरेक्शन होता था तो या तो पापा उसे खुद टीवी पर देख रहे होते थे और या फिर जैसे ही मैं जाता था तो वो तुरंत पूछते थे कि अच्छा बताओ क्या हुआ, क्या पूछा, तुमने क्या बोला। तो ये सारी बातें हैं, रह रह कर ऐसी चीज़ें दिमाग को कौंधती हैं, दिल को कौंधती हैं। सोचा नहीं था कि कभी कोई ऐसा दिन आएगा जब पापा के बिना मैं इस तरीके से अकेला बाहर होऊंगा। पर ये हिम्मत भी फिर मुझे पापा ही देते हैं। हमेशा उन्होंने मुझे कहा था कि अगर तुम्हारी सोच सही है, तुम्हारी डगर सही है, तुम्हारी राह सही है तो अकेले चलने से कभी डरना मत। एक बात है जो हमेशा मेरा हिम्मत आज भी बढ़ाती है। पापा हमेशा कहते थे कि शेर का बच्चा होगा तो जंगल चीर के निकलेगा, गीदड़ होगा तो मारा जाएगा। शेर का बच्चा हूँ, जंगल को चीरने निकला हूँ। और जो पापा का सपना था और जो उनकी अंतिम इच्छा थी, आज उसको मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर रखने आया हूँ। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। लंबे समय से हम सब उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, हम सब उसकी बात कर रहे हैं। आज वो मैं प्रदेश को समर्पित करने आया हूँ। 12 करोड़ अपने बिहारी साथियों को वो समर्पित करने आया हूँ। ये सोच बिहारियों के सुझाव से ही तैयार की गई है। लगभग 4 लाख से ज़्यादा बिहारियों के सुझाव से हम लोगों ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट हम लोगों ने तैयार किया। लंबे समय से मैं और पापा मिलकर इसके ऊपर काम कर रहे थे। इसकी फाइनल रूपरेखा हम लोग तैयार कर रहे थे। मुझे याद है कि अस्पताल में भी, अपने आखिरी दिनों में भी पापा ने इसमें बैठकर कई ऐसी चीज़ें हैं जो उनके जहन में आई, उन पॉइंट्स को उन्होंने जुड़वाया। कुछ चीज़ों को थोड़ा सा जहाँ ठीक करने की ज़रूरत थी उनको बैठकर ठीक किया। इसके लिए जिस समिति का हम लोगों ने गठन किया, उस समिति के साथ निरंतर अस्पताल से भी पापा फ़ोन पर बात करते रहे, उनसे चर्चा करते रहे कि इसमें ये चीज़ को ऐसे करना चाहिए। उनका एक अपना सक्रिय राजनीति का 51 साल का बेदाग सक्रिय राजनीति का उनका अनुभव है। उस अनुभव का सारांश भी है ये बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट। इसमें बिहार की शायद ही कोई ऐसी समस्या हो जिसका हम लोगों ने समाधान नहीं किया हो। मेरी राजनीति सकारात्मक राजनीति की मैं सोच रखता हूँ। युवा हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, जानकार हूँ और बिहारी हूँ। और एक ऐसा बिहारी जो देश और दुनिया भी घूमा हुआ है। बाकी प्रदेशों की तुलना में मेरा बिहार कहाँ है मैं जानता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं उन प्रदेशों में या तो मैं रहा हूँ या मैंने काम किया है। और ये मेरे लिए चिंता का विषय रहा है। दुनिया का मापदंड अगर आप भूल जाएं, देश का ही मापदंड देखें तो हमारा प्रदेश, हमारा देश विकास के नए मापदंड तैयार कर रहा है। मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग रोज नए पैरामीटर्स हम लोग हासिल कर रहे हैं, रोज नए लक्ष्य हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। पर वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग बिहार को देखें तो आज भी हमारा मापदंड इतना छोटा है विकास को लेकर। मैं नहीं मानता भैया कि नली गली बनाने से विकास होगा, और नली गली तो कब की बन गई होनी चाहिए थी। मैं नहीं मानता कि बाढ़ का पानी अगर आपके हर घर तक पहुंचे तो उसे हर घर नल जल योजना से उसको जोड़ा जा सके। ये तमाम चीजों का समाधान अभी तक हो जाना चाहिए था। आज अगले 5 साल का विजन क्या है हमारे मुख्यमंत्री जी का? विजन है कि हम हर खेत को हम बिजली पहुंचाएंगे। भैया ये बिजली अभी तक पहुंच गई होनी चाहिए थी। कृषि प्रधान प्रदेश है हमारा, अभी तक ये प्राथमिकता पर होना चाहिए था कि हर खेत को बिजली, हर खेत को पानी, ये प्राथमिकता पर हम लोग को लेकर चलना चाहिए था, ना कि 15 साल के बाद आप इन चीजों का जिक्र करें। पलायन हमारे प्रदेश की जो सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। आप देखिएगा धीरे धीरे करके देश, जहाँ एक तरफ हमारा युवा देश है, जहाँ हम लोग बात करते हैं कि भैया 70% आबादी भारत में ऐसी है जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है, और ये बहुत बड़ी ताकत होती है। युवा ही भारत का भविष्य है, युवा ही नई सोच लेकर आएंगे, युवा ही बिहार को आगे लेकर जाएंगे। पर चिंता का विषय है युवाओं का पलायन।
जहां देश हमारा युवा है वहीं प्रदेश हमारा धीरे धीरे बुजुर्ग होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि सारे युवाओं का पलायन हमारे प्रदेश से होने लग गया है। रोजगार के लिए हो, शिक्षा के लिए हो, विभिन्न और कारणों से हो, व्यवसाय के लिए हो, पर जितने भी युवा हैं वो हमारे प्रदेश से धीरे धीरे पलायन करते जा रहे हैं, दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं, वहां पर रोजगार कर रहे हैं या शिक्षा हासिल कर रहे हैं। ये तमाम चीजें मेरे लिए चिंता का विषय है और जब तक इन तमाम बिंदुओं पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, जिस तरीके से यहाँ पर छात्रों की हालत है, जिस तरीके से शिक्षा प्रणाली है या जिस तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जब तक हम लोग हर सेगमेंट को टारगेट नहीं करेंगे तब तक जो विकसित बिहार का हम लोग का सपना है शायद हम लोग उसको पूरा नहीं कर पाए। और यही कारण है कि एक लंबा समय बीत गया, लगभग 3 दशक, पिछले 3 दशक हम लोग सिर्फ बिहार में विकास की चर्चा ही करते रहे, पर सही मायनों में जो विकास यहाँ पे पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंच पाया। अभी तक हम लोग अपने प्रदेश में सिर्फ जातीय समीकरण के आधार पर सरकारें बनती रही, सरकारें गिरती रही। अभी भी कई ऐसे सत्ताधारी नेता हैं जो सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं। किसी ने ईमानदारी से बिहार को आगे लेकर जाने की सोच नहीं रखी। मौजूदा मुख्यमंत्री को भी देखकर मुझे ताज्जुब होता है, आश्चर्य होता है कि भैया आप किस तरीके से जातीयता को आप बढ़ावा देते हैं, जहां एक तरफ बिहार का नेतृत्व करने के नाते आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए कि कैसे जाति व्यवस्था हमारे प्रदेश से खत्म हो, कैसे कम्युनलिज्म, और हमारे मुख्यमंत्री बोलते हैं कि भैया जीरो टॉलरेंस है हमारा कम्युनलिज्म के प्रति, सांप्रदायिकता के खिलाफ हमारा जीरो टॉलरेंस है। पर वहीं दूसरी तरफ खुद जो व्यक्ति जातीयता को, जो व्यक्ति सांप्रदायिकता को बढ़ावा देता हो, उसके नेतृत्व में बिहार के विकास की कल्पना करना उचित नहीं है। जिन्होंने इससे बांटो और शासन करो की राजनीति को अपनाया, जब अंग्रेज हम लोग को बांटते थे और हम लोग के ऊपर रूल करते थे, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी वहां से आई थी और वही कार्य आज के मुख्यमंत्री हमारे करते हैं। दलित को महादलित, पिछड़ा को अति पिछड़ा और सबको वोट बैंक बनाया गया। अपीसमेंट की पॉलिटिक्स उसके बाद शुरू की गई कि भैया तुमको हम ये दे देंगे, तुमको मुफ्त में हम ये दे देंगे। बताइए, जिस प्रधानमंत्री की सोच ये हो कि तुम्हारे परिवार में किसी की हत्या होगी तब तुम्हें सरकारी नौकरी मिलेगी, और वैसे सरकारी नौकरी को लेकर मुख्यमंत्री बोलते हैं कि भैया सरकारी नौकरी कहाँ कोई देता है, कौन से देश में ये परंपरा है कि वहां पे सरकारी नौकरी दी जाए? भाई क्यों नहीं है? आप मुख्यमंत्री हैं हमारे प्रदेश के। आज अगर हम लोग रोजगार की अगर अपेक्षा रखेंगे तो आपसे नहीं रखेंगे तो किससे रखेंगे? सरकारी नौकरी आप दे नहीं सकते। कारखानों को लेकर आपने हाथ खड़े कर लिए। जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने बोला कि लैंडलॉक्ड है हमारा एरिया, प्रदेश हमारा बिहार, भैया पंजाब भी ऐसे ही लैंडलॉक है, हरियाणा भी है, मध्य प्रदेश भी है, राजस्थान भी है, और आंकड़े आप लोग निकाल कर देखिए, हजारों की संख्या में वहां पर कारखाने खुले हुए हैं। और हमारे यहाँ कारखाने नए खुलना तो बंद, मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में आप देखिएगा कि कितने सैकड़ों जो चल रहे थे कारखाने वो बंद हुए। निरंतर मैंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि सर सबसे पहले जितनी बंद मिलें पड़ी हैं उसको हम लोग को खुलवाने का काम करना चाहिए। पेपर मिल हो, चीनी मिल हो, कई ऐसे कारखाने, उसमें यंग आईटी प्रोफेशनल्स की टीम को आप हायर कीजिए और उन प्रोजेक्ट को कैसे फाइनेंशियली वायबल किया जाए उस पर हम लोग को काम करने की जरूरत है। नहीं, मुख्यमंत्री की सोच ही नहीं है उस तरफ से, ना शिक्षा को लेकर ना रोजगार को लेकर। इतनी युवा विरोधी सोच के साथ हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो चाहते ही नहीं है कि हमारे प्रदेश का युवा आगे बढ़े, और यही कारण है युवाओं का पलायन हमारे प्रदेश से होता जा रहा है। और मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि भैया जितने युवा हैं वो अनुभवहीन होते हैं। ताज्जुब होता है मुझे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने अपनी राजनीतिक शुरुआत भी युवा के तौर पर ही की थी। छात्र आंदोलन से वो निकले थे, जेपी के दौर से वो निकले थे, और उस वक्त उनकी जो राजनीति थी वो छात्र आंदोलन छात्रों युवाओं के लिए ही था। और आज जब दूसरे युवा आगे बढ़ना चाहते हैं, मेरे जैसे युवा जब विकास की सोच लेकर आना चाहते हैं, तो सबसे ज्यादा अगर हम लोग की कोई टांग खींचने का काम करता है, हम लोग को कोई पीछे धकेलने का काम करता है, तो हमारे मुख्यमंत्री ही वो काम करते हैं। जो मुख्यमंत्री अपने प्रदेश के युवाओं को आगे नहीं बढ़ने दे सकता, तो वो प्रदेश हमारा कैसे आगे बढ़ेगा? इन तमाम चिंताओं पर हम लोग को काम करने की जरूरत है। और उसी की सोच के साथ हम लोगों ने बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट लेकर आए हैं। उसके कुछ प्रमुख ऐसे बिंदु हैं जो मैं आप लोगों के मैं समक्ष रखना चाहता हूं कि किस सोच के साथ हम लोग चुनाव में जा रहे हैं। मेरी सोच सकारात्मक है, पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक सोच वाला मैं व्यक्ति हूं। मैं चाहता हूं कि आने वाले 20 दिन पॉजिटिव तरीके से, सकारात्मक तरीके से, बिना किसी पे आरोप प्रत्यारोप लगाए हुए हम लोग सिर्फ और सिर्फ बिहार के विकास की बात करें। मैं आप लोगों के माध्यम से तमाम 12 करोड़ बिहारियों के सिर्फ 20 दिन अपने लिए चाहता हूं। इन 20 दिनों में ना सिर्फ बिहारी फर्स्ट को आप समझें, बल्कि इस बात का भी आप लोग आकलन करें कि पिछले 30 साल
क्या जो दूसरे प्रदेशों को मिले वैसे ही हमारे प्रदेश को मिले? जहां दूसरे प्रदेश दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की से आगे बढ़े, क्या हमारा प्रदेश वैसे आगे बढ़ पाया? ये 20 दिन हमारे आने वाले 50 साल को निर्धारित करेंगे। ये 20 दिन यहाँ से एक नई आधारशिला रखेंगे। और अगर कहीं गलती से मौजूदा मुख्यमंत्री अगर इस चुनाव में जीत जाते हैं तो हमारा प्रदेश हार जाएगा, हमारा प्रदेश पुनः बर्बादी की कगार पर जाकर खड़ा हो जाएगा, हमारा प्रदेश का युवा फिर से पलायन करने को मजबूर हो जाएगा। मेरी आने वाली पीढ़ी, जितने युवा साथी हैं, उनकी आने वाली पीढ़ी पुनः पलायन करने को मजबूर हो जाएगी। इसीलिए साथियों, आप सबके माध्यम से मैं चाहता हूं कि हम लोग बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट को हम लोग समझें। उसको आज मैं प्रदेश को जहां एक तरफ समर्पित कर रहा हूं, आप सबके माध्यम से मैं चाहता हूं कि उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा हो। पहले मैं चाहता हूं कि इसका विमोचन करके हम लोग आपके समक्ष भी एक कॉपी दे दें। आइए। चलिए साथियों, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन क्या है वो मैं आप लोगों की जानकारी में पहले दे दूं। इसके कुछ प्रमुख बिंदु ऐसे हैं जो मैं चाहता हूं कि आपकी जानकारी में हो और आप लोगों के माध्यम से मैं चाहता हूं कि जनता तक वो पहुंचे। इसमें पहले पन्ने पे जो इस विजन डॉक्यूमेंट का सारांश मैंने तैयार किया है, मेरी क्या सोच है, मैं क्या सोचता हूँ, पापा क्या सोचते थे बिहार को लेकर, ये तमाम बातें। और मुझे लगता है कि पापा का एक आखिरी लेख पापा ने बिहार के बारे में, मेरे बारे में, इसके आखिरी पन्ने पर अगर आप देखेंगे तो पापा क्या सोचते थे, उनकी क्या सोच थी, उन्हीं के हस्ताक्षर के साथ उसको भी हम लोगों ने यहाँ पर पॉइंट आउट किया है। साथियों, इसके 2-4 जो प्रमुख बिंदु हैं उसको मैं बताता हूँ। जहाँ इसकी शुरुआत मैंने इस लाइन से की है कि मेरा बिहार मेरा अभिमान रहा है, जिसकी पहचान सदियों से रही है, और ये हम सबका अभिमान रहा है। बिहार पे देश गौरव करता था। हम लोग प्राचीन काल में जब कुछ प्रमुख यूनिवर्सिटीज़ का जब जिक्र होता था, पुराने ज़माने में जब तक्षशिला की बात होती थी, तो वहीं बिहार पे हम लोग नालंदा यूनिवर्सिटी पर हम लोग गर्व करते थे। पढ़ा लिखा हमारा प्रदेश, सबसे ज़्यादा IAS IPS ऑफिसर्स देने वाला हमारा प्रदेश, एक ऐसा समय जहाँ देश विदेश से लोग नालंदा यूनिवर्सिटी आते थे पढ़ने के लिए। और वहीं आज आप देखिए शिक्षा की क्या स्थिति हो गई है, किस तरीके से यहाँ पर शिक्षा हर बीतते दिन के साथ बदहाल परिस्थिति में है। मेरे लिए भैया ये आज की भी तारीख में चिंता का कारण है कि क्यों सिर्फ हम बिहारियों को ही दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है। कोरोना में अगर आप देखें, लॉकडाउन के समय आप देखें जिस तरीके से कोटा में बच्चे परेशान हो रहे थे, उनकी चिंताएं थी, घर वापस आना चाहते थे, पर मेरी चिंता थी कि आज भी क्यों मेरे बच्चों को कोटा जाना पड़ता है पढ़ाई के लिए, क्यों इस तरीके की व्यवस्था हम लोग पटना में नहीं करते। आप कोटा का अगर आप देखें, वहाँ पे पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के जो मालिक हैं वो बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थान है। क्यों ये व्यवस्था हम लोग बिहार में नहीं दे सकते? क्यों इस तरीके की एजुकेशनल हब हम लोग बिहार में नहीं बना सकते? आप शिक्षकों की हालत देखिए यहाँ पे किस बदहाल परिस्थिति में है। और हाल फिलहाल के दिनों में हम लोगों ने जिस तरीके से देखा, शिक्षकों का आक्रोश सड़क पर आया हुआ था। भाई शिक्षकों को हम लोगों ने भगवान से बढ़कर दर्जा दिया, गुरु को भगवान से ऊपर का दर्जा दिया गया। सबसे पहले अगर भगवान और शिक्षक सामने हो, आप भगवान का, आप गुरु के, अपने शिक्षक के आप चरण आप छूते हैं, वही आपकी नींव तैयार करते हैं,
वही आने वाले समय का भविष्य, बिहार का भविष्य, युवाओं का भविष्य की वो नींव रखते हैं। और आज वही शिक्षक मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में लाठी खाते हैं, सड़क पर धरना करते हैं और उसके बाद उनकी सुनवाई सुनने वाला कोई नहीं। और उनकी मांग क्या? जायज़ मांग कि भैया समान कार्य के लिए समान वेतन हम लोग को मिलना चाहिए। कौन इस बात को गलत कह सकता है? अगर दो व्यक्ति हैं, एक ही तरीके का काम कर रहे हैं, तो एक की तनख्वाह आप दुगनी से तिगुनी करोगे और दूसरे की सैलरी आधे से भी कम रखेंगे। ये कहाँ का न्याय है? ये किस तरीके की सोच है? और उसके बाद जब वो अपने हकों के लिए वो लड़ते हैं तो आप उनके ऊपर लाठियाँ चलाते हैं, आप उनको अपमानित करते हैं, आप उनको बेइज्जत करते हैं। तो ये शिक्षा को लेकर जब तक हम लोग यहाँ की सिस्टम को नहीं बदलेंगे, बेहतर शिक्षा प्रणाली को हम लोग लागू नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज, ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज और ये तमाम तरीके की व्यवस्था, आप लोग जब इस विजन डॉक्यूमेंट को पढ़ेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने तमाम तरीकों की इन प्रावधानों का हम लोगों ने जिक्र किया है कि कैसे हर दो एक ज़िले पे हम लोग मेडिकल कॉलेज खोलना चाहते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की हम लोगों ने व्यवस्था की है। और मैं खुद पढ़े लिखे परिवार से आता हूँ, पढ़ा लिखा 21वीं सदी का लड़का हूँ और मैं जानता हूँ कि शिक्षा का महत्व क्या है। जब तक हमारा प्रदेश बढ़ेगा नहीं, ये मूल इसके आधार में है शिक्षा। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, आप जागरूक नहीं होंगे। आप जागरूक नहीं होंगे, आप अपने अधिकारों को नहीं जानेंगे। अधिकारों को जानना ज़रूरी है, अधिकारों के लिए लड़ना ज़रूरी है, जो शिक्षा आपको देगी। तो इन तमाम चीज़ों का जिक्र हम लोगों ने किया है कि किस तरीके से शिक्षा ज़रूरी है। वहीं अगर आप स्वास्थ्य की अगर आप बात करें, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस तरीके से आज के हालात है, आप किसी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चले जाइए, किस जर्जर हालत में है हमारे वहाँ के अस्पताल। और अस्पताल तो दूर की बात, वहाँ पर आपको डॉक्टर ही नहीं मिलेंगे। रात बेरात आप सब लोग गवाह हैं, आप लोग के परिवार का कोई ना कोई सदस्य बिहार के किसी ना किसी प्रखंड के, किसी ना किसी पंचायत के, किसी ना किसी गांव में आज भी होगा और आप सब लोग इससे वाकिफ़ होंगे। रात बेरात अगर किसी को तकलीफ आ जाए, किसी को कोई कठिनाई आ जाए, तो उसके पास कोई जगह नहीं होती जाने की। सरकारी अस्पतालों में, अधिकांश अस्पतालों में डॉक्टर ही उपलब्ध नहीं होते। क्यों नहीं होते, ये प्रश्न उठना चाहिए। सैंक्शन पोस्ट होती हैं डॉक्टर्स की, सैंक्शन पोस्ट, जिसके लिए बजट पहले से अधिकृत होता है, बजट उसके लिए एलोकेट होता है और उसके बाद वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं होते। महिला चिकित्सकों की ना के बराबर उपलब्धि होती है, अवेलेबल होते हैं। किसी भी प्रखंड में आप चले जाइए, ब्लॉक स्तर पर आप चले जाइए, महिला डॉक्टर्स नहीं होती। जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं, प्रसव के दौरान उनको कितनी पीड़ा से गुजरना पड़ता है, कोई लेडी डॉक्टर के ना होने की वजह से या उनके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में वहाँ पर वो फैसिलिटी नहीं होने के कारण। आप लोग को जानकर ताज्जुब होगा, आश्चर्य होगा कि कई ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं जहां पर बीपी तक को जांचने की मशीन नहीं है, उसके लिए आपके पास उपकरण मौजूद नहीं है। क्यों हालात हैं हमारे प्रदेश के ऐसे, ये सवाल उठने चाहिए। और अगले 20 दिन मैं चाहता हूं कि आप लोग के माध्यम से ये सवाल हर बिहारी पूछे, हर बिहारी अपने जनप्रतिनिधियों से पूछे कि क्यों हमारा प्रदेश अभी तक विकसित नहीं हुआ। हर बिहारी इस सवाल को पूछे कि भैया पिछले 5 साल में आपने क्या किया। हमारे मुख्यमंत्री फरेब का जाल बुनना चाहते हैं, जब वो 15 साल बनाम 15 साल की बात करते हैं। भैया उनके 15 साल खराब थे, इसीलिए वो पिछले 15 साल से वो सरकार में नहीं है। पर आज जवाबदेही आपकी बनती है, इस 15 साल आप हैं सरकार में। 15 साल कम समय नहीं होता है साथियों। 15 साल में कोई अगर उस वक्त 2, 3, 4 साल का लड़का होगा, आज वो पहली बार अपना वोट करने जा रहा होगा, पहली बार उसको मतदान का हक मिल रहा होगा, मतदान करेगा, मत प्रयोग करेगा अपना। और वो जो 15 साल का जो लड़का जो इन 15 सालों में 18 साल का हुआ है, उस लड़के ने सिर्फ आपके 15 साल देखे। उसको नहीं पता भैया कि जिसको आप जंगल राज कहते हैं, जिसको आप कोसते नहीं थकते, पर 2015 में फिर भी आप उन्हीं के साथ जाकर सरकार बनाते हैं। पर उस लड़के को वो पिछले 15 साल नहीं पता, उसने देखे तो सिर्फ आपके 15 साल देखे। आप बताइए कि आपने इन 15 सालों में क्या किया, और जब ये निर्णायक 5 साल आए उसमें बताइए कि खास तौर पर आपने क्या किया। मैं चाहूँगा कि आप तमाम पत्रकार साथी, मीडिया के साथी जाएं और मुख्यमंत्री जी से सवाल करें, क्योंकि मेरे पास जवाब नहीं है। आप पूछ कर बताएं उनसे कि पिछले 5 साल की आपकी उपलब्धि क्या है। भूल जाइए 15 साल में आपने क्या किया। आप क्या गिनाते हैं? साइकिल योजना की हमने शुरुआत की। भैया कब किए थे आप साइकिल योजना की शुरुआत? इन 5 सालों का जिक्र कीजिए ना कि इन 5 सालों में आपने क्या किया। सड़क की बात करेंगे, बिजली की बात करेंगे, सारी प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को गिनाएंगे। आप अपनी योजना बताइए ना। सड़क आपने दी, बिजली आपने दी। बिजली की योजना दीनदयाल उपाध्याय विद्युतीकरण योजना के तहत गांव-गांव तक बिजली पहुंची। सौभाग्य योजना के तहत हर घर तक बिजली पहुंचाने का काम केंद्र सरकार कर रही है।
और उसके बाद आप श्रेय लेते हैं कि भैया बिजली पहुंचाई आपने। केंद्र सरकार, ये वही केंद्र सरकार, ये वही प्रधानमंत्री जिनका आप हाथ छटक कर आप अलग चले गए थे अपने महत्वाकांक्षाओं के लिए। इन्हीं प्रधानमंत्री के सामने विपक्ष का नेता बनना चाहते थे, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का दावेदार आप 2014 में बनना चाहते थे। इन्हीं को निमंत्रण देकर आपने इनके हाथ से थाली छीनी और आज इन्हीं की योजनाओं को गिना रहे हैं। पर अगर कोई कहता है कि आप प्रधानमंत्री जी की कृपा से आप मुख्यमंत्री बने हुए हैं तो इनको तकलीफ होती है कि भैया क्यों। जिन प्रधानमंत्री को वो देखना नहीं चाहते थे, आज अपने सत्ता के लालच में उनके साथ हर मंच वो साझा करने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आपके पिछले 5 साल की कोई उपलब्धि नहीं है। अगर आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो सिर्फ मौजूदा प्रधानमंत्री के पिछले 6 साढ़े 6 साल के कार्यकाल को गिनाकर ही आप पुनः सत्ता में वापस आ सकते हैं। और यही मुख्यमंत्री करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हीं के ही कार्यों को आप कर दिखाने का कार्य कर, उन्हीं के कार्यों को आप गिनाने का काम कर रहे हैं। इस लॉकडाउन में आप मुझे बताइए क्या किया आपने हमारे प्रदेश के लिए। लॉकडाउन में जो माइग्रेंट, जो मजदूरों की हालत हुई, हमारे प्रवासी मजदूरों की, किस बदहाल परिस्थिति में हमारे बिहारी साथी अपने प्रदेश आए हैं। सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा पैदल कर वो हमारे प्रदेश पहुंचे। आपने उनको गाड़ी तक उपलब्ध नहीं कराई। दुहाई दी आपने कि भैया लॉकडाउन है, दुहाई दी आपने कि यहाँ पर संसाधनों की कमी है। अरे भैया संसाधन की कमी है तो संसाधन बढ़े हमारे प्रदेश का, उसके लिए आपने क्या किया। राजस्व बढ़े, रेवेन्यू बढ़े हमारे प्रदेश का, उसके लिए आपने क्या किया। क्या संसाधन इतने आपके कमज़ोर थे कि सैकड़ों की तादाद में जो लोग आ रहे थे उनके लिए कुछ सैकड़ों बसेस की आप उपलब्धि नहीं करा सकते थे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने करके दिखाया कि नहीं करके दिखाया। और आप निरंतर दुहाई किस बात की दे रहे थे कि हमारे पास संसाधन नहीं है, लॉकडाउन है, किसी भी बिहारी को बिहार की सीमा में नहीं घुसने दिया जाएगा। शर्मनाक बयान मुख्यमंत्री का, शर्मनाक बयान। और उसके बाद भावुक होकर मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं कि अरे उन्हें हम प्रवासी नहीं बुलाते, उन्हें हम प्रवासी नहीं मानते। अरे आपके मानने नहीं मानने से क्या होगा मुख्यमंत्री जी, प्रवासी हैं वो। प्रवासी नहीं होते तो आज अपने घर परिवार वालों के साथ रह रहे होते, अपने गांव में अपने माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी के साथ रह रहे होते, बुढ़ापे में उनकी सेवा कर रहे होते और अपना भविष्य बिहार में रहकर बना रहे होते, ना कि दूसरे प्रदेश में रह रहे होते प्रवासियों की तरह। और बोलते हैं कि हम उनको प्रवासी नहीं मानते। आपके मानने से क्या होगा। प्रवासियों की जिंदगी जी रहे हैं वो। दूसरे प्रदेशों में कभी आपने सोचा कि किस बदहाल स्थिति में हमारे बिहारी रह रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत जी का एक मैटर था, उनकी लोकप्रियता इतनी थी कि वो नेशनल चैनल का वो मुद्दा बना, न्यूज़ में आया, पर वो सिर्फ एक विषय था। ऐसे सैकड़ों बिहारी हैं जिनकी किस परिस्थिति में वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं या गुजारते गुजारते खुद गुजर चुके हैं, इसकी जानकारी भी मुख्यमंत्री को नहीं। मैं चाहता था कि सुशांत सिंह राजपूत जी का मुद्दा एक उदाहरण बने, एक पैरामीटर बने आने वाले समय में, ताकि दूसरे प्रदेशों में रह रहे बिहारियों को इस बात का विश्वास हो कि मेरा मुख्यमंत्री मेरे साथ है। पर सुशांत सिंह राजपूत जी के मैटर में भी जब तक मुख्यमंत्री ने, जब तक उनके परिवार के लोगों ने FIR दर्ज नहीं कराई, तब तक इन्होंने यहाँ से कोई पहल नहीं की। उस वक्त उन्होंने एक शब्द बोलना, हफ्तों बीत गए थे, मुख्यमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला। तो सोचिए आज अगर कोई मजदूर दूसरे प्रदेश में, उसकी जान अगर ऐसे ही जाती है, उसका निधन ऐसे ही होता है, तो क्या मुख्यमंत्री उस पर बोलेंगे? क्या उनको जानकारी होगी? नहीं जानकारी होगी। लॉकडाउन के दौरान मैंने पूछा था मुख्यमंत्री से कि आप मुझे आंकड़े बताइए कि कितने बिहारी दूसरे प्रदेशों में रह रहे हैं, महाराष्ट्र में कितने हैं, गुजरात में कितने हैं, कर्नाटका में कितने हैं, तमिलनाडु में कितने हैं। आंकड़े नहीं है इनके पास। हम लोगों ने बात की है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में कि अलग से एक प्रवासी मंत्रालय का हम लोग गठन करेंगे। एक मंत्री की जिम्मेदारी होगी पूरी तरीके से, जिसका काम सिर्फ ये होगा कि दूसरे प्रदेश में जो बिहारी रह रहे हैं उसका संरक्षण करें। जैसे हम लोग का विदेश मंत्रालय राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है, ताकि दूसरे देशों में जो लोग रह रहे हैं उनको कहीं ना कहीं संरक्षण देता है, उनके साथ रहता है, उनके दुख सुख में उनका ख्याल रखता है। पर एक तो आपने बिहारियों को अपने प्रदेश में रहने नहीं दिया और दूसरे प्रदेशों में मरने के लिए आपने छोड़ दिया। चिंता तक नहीं की, कभी दोबारा उनकी सुध नहीं पूछी। लॉकडाउन के समय वो कैसे हैं, ठीक हैं, नहीं हैं, रहने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, सामाजिक दूरी की बात तो ये प्रधानमंत्री जी की बातों को सुनकर दोहराते रहे। पर देखिए दूसरे प्रदेशों में एक एक छोटे से कमरे में 15-15, 16-16, 20-20 बिहारी रहने को मजबूर हैं। कैसे सामाजिक दूरी का पालन होगा वहाँ पर? और उसके बाद मुख्यमंत्री हमारे खामोश। यहाँ पर जब हमारे नेता, मेरे अभिभावक, मेरे पिताजी रामविलास पासवान जी, जब उन्होंने निरंतर कोरोना काल में निरंतर बिहार के मुख्यमंत्री से बात कर हो, उप मुख्यमंत्री से बात कर हो, यहाँ के अधिकारियों से बात कर हो, ताकि किसी को राशन की कमी यहाँ पर नहीं हो,
पापा दिन रात लगे रहे, उनकी तबीयत खराब थी, अस्पताल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वो करते थे। लगभग 15 लाख के करीब लाभार्थियों की सूची पेंडिंग थी, जो बिहार सरकार ने 2014 से नहीं दी थी। उसके लिए पापा निरंतर प्रयासरत रहे कि जो लाभार्थी हैं कम से कम उनका नाम तो खाद्य सुरक्षा कानून के साथ जुड़े, ताकि उनको तो इस योजना का लाभ हो, ताकि उनके पास राशन पहुंचे। पर मुख्यमंत्री के कान पे जूं तक नहीं रेंगती थी। मुख्यमंत्री एकदम खामोश, और उसके बाद कहते हैं कि हमने राशन पहुंचाया। भैया, सब केंद्र सरकार की योजना। पापा ने ना सिर्फ राशन बिहार तक पहुंचवाने का काम किया, बल्कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में उनकी तरफ से स्पष्ट तौर से कहा गया था कि उनके घर तक राशन पहुंचना चाहिए। देश में आप देख लीजिए, कहीं पर जहाज के माध्यम से, कहीं पर अंडमान निकोबार जैसे इलाकों में पानी के जहाज के माध्यम से हो, हवाई मार्ग के माध्यम से हो, सड़क मार्ग के माध्यम से हो, पहाड़ी इलाकों में घोड़ों के माध्यम से हो, उन्होंने राशन पहुंचाने का काम किया। दुख सुख की घड़ी में जो आपके साथ खड़ा होता है, सही मायनों में वो आपका नेतृत्व करने का हकदार होता है। हमारे मुख्यमंत्री ना लॉकडाउन में, ना जल जमाव में, ना बाढ़ के समय, क्यों हमारे प्रदेश को, भैया आपके रहते हुए 15 साल में आप बताइए ना कि प्रदेश में बाढ़ नहीं आएगी, उसके लिए आपने क्या किया? आज मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, पर आज मैं प्रेडिक्शन कर सकता हूँ कि अगले साल बरसात में जून जुलाई अगस्त का महीना देखिएगा, पुनः वैसे ही बाढ़ आएगी जैसे पिछले 15 साल से आ रही है। क्या सबक लिया आपने कोसी के बाढ़ से? क्या सबक लिया हर साल जब बाढ़ आती है? इनको मैंने जानकारी दी, सुझाव दिए कि भैया नदियों को जोड़ने की योजना पर हम लोगों को काम करना चाहिए। बिहार का भूगोल ऐसा है कि आधा इलाका बाढ़ प्रभावित रहता है, आधा इलाका सुखाड़ प्रभावित रहता है। हम लोग को कैनल्स बनाने की ज़रूरत है। जहाँ पे ज़्यादा पानी होता है वहाँ पर कैनाल बना के आप ऐसे इलाकों में पानी को डाइवर्ट कीजिए, वहाँ पर लेकर जाइए जहाँ पर पानी कम होता है, जहाँ पे सुखाड़ का इलाका है, जहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती है। पर इन तमाम चीज़ों पर मुख्यमंत्री एकदम खामोश। आप मुझे बताइए ना, राजस्व की कमी, संसाधन की कमी की दुहाई मुख्यमंत्री देते हैं। ये तमाम जितनी बातें कर रहा हूँ, नदियों को जोड़ने का जिक्र हो, तमाम ये विषय जो मैंने आपके सामने रखे हैं, इन तमाम का जिक्र मैंने बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट में मैंने किया। संसाधनों की कमी है, हम लोग को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। बिल्कुल मैं मानता हूँ कि विशेष राज्य का दर्जा हमारे प्रदेश को मिलना चाहिए। मैं हूँ इनके साथ, मैं इनका समर्थन करता हूं जब ये बोलते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। पर आप मुझे बताइए कि पिछले 15 सालों में बिहार का राजस्व बढ़े, उसके लिए आपने क्या किया? यहाँ पर आईटी सेक्टर्स आए, आईटी जॉब आए, उसके लिए आपने क्या किया? आखिरी बार हमारे मुख्यमंत्री ने कब इन्वेस्टर समिट बुलाया था, मुझे नहीं याद। जब तक आप निवेशकों को यहाँ पर बुलाएंगे नहीं, सिंगल विंडो क्लियरेंस आप नहीं देंगे, तब तक निवेशक यहाँ पर निवेश कैसे करेगा? जितने भी निवेशक हैं उनकी इच्छा शक्ति दम तोड़ देती है जब तक वो कहीं से क्लियरेंस ले पाते हैं। सिंगल विंडो सिस्टम देश भर में हमारे प्रधानमंत्री लागू करने के लिए प्रयासरत हैं, लगे हुए हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा निवेश हो, एफडीआई के माध्यम से हो, विभिन्न और माध्यमों से हो। पर हमारे मुख्यमंत्री बिहार में कैसे निवेश हो, उसके लिए उनको चिंता ही नहीं है। लैंड रिफॉर्म्स लंबे समय से हम लोग के यहाँ नहीं दिए गए हैं। किस तरीके से ज़मीन उपलब्ध कराई जाएगी कारखानों के लिए, कोई व्यवस्था नहीं है, और उस पर कोई बात भी नहीं करता। चिंता की विषय है, मुख्यमंत्री उसको लेकर कोई बात नहीं करना चाहते। क्यों यहाँ पर हम लोग टूरिज्म को हम लोग बढ़ावा नहीं दे सकते? बिहार उन प्रदेशों में है जहाँ पर अनंत संभावनाएं हैं, पर अनंत संभावनाओं के बाद भी हमारा प्रदेश अनंत समस्याओं से ही घिरा हुआ है। क्यों नहीं यहाँ पर हम लोग टूरिज्म को बढ़ा सकते? रिलीजियस टूरिज्म इतना बड़ा क्षेत्र है, हम लोग इतने सौभाग्यशाली हैं जहां पर एक तरफ सीतामढ़ी है, भगवान महावीर की जन्मस्थली है, अनंत संभावनाएं हैं जिसको आप रिलीजियस टूरिज्म के तौर पर आप विकसित कर सकते हैं। जहां एक तरफ हम लोग अयोध्या में भव्य राम मंदिर का हम लोग निर्माण कर रहे हैं, तो क्यों दूसरी तरफ हम लोग सीतामढ़ी में माता सीता के उतने ही भव्य मंदिर का निर्माण नहीं कर सकते? क्यों नहीं मुख्यमंत्री जाते मिलते हमारे प्रधानमंत्री से और बोलते कि एक कॉरिडोर बनाया जाए, जो अयोध्या में दर्शन के लिए जाए सीधा माता सीता के दर्शन करने सीतामढ़ी पहुंचे। भगवान महावीर की जन्मस्थली है लछवाड़, जो मेरा भी कर्म क्षेत्र है, मेरी लोकसभा के अंतर्गत आता है। कितनी बार मैंने मुख्यमंत्री से मैंने आग्रह किया कि सर लछवाड़ को हम लोग को विकसित करना चाहिए। यहाँ पर भगवान महावीर के जितने भी श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आकर निवेश करना चाहते हैं, इसको एजुकेशनल स्पॉट बनाना चाहते हैं, पर किसी तरीके के कार्य के लिए मुख्यमंत्री ने अपनी रुचि नहीं दिखाई। और उसके बाद जब इन विषयों को मैंने उठाना शुरू किया तो मुख्यमंत्री ने मुझसे ही संवादहीनता साध ली। ना उन्होंने मेरा फ़ोन उठाते थे, ना मेरे पत्रों का कोई जवाब। भाई पूछिए ना मुझसे, सड़क मार्ग से अगर मैं गया हूँ, पहली बार एक लंबे समय के बाद कोई ऐसा नेता है जो कि सरकार का अंग था, वो सड़क मार्ग से निकला। आखिरी बार मुख्यमंत्री कब सड़क मार्ग से निकले मुझे नहीं पता, मेरी जानकारी में नहीं है। और सड़क मार्ग से भी जब वो निकलते हैं
तो पूरा रूट उनके लिए लगाया जाता है। जैसे पुराने ज़मानों में राजाओं महाराजाओं के लिए व्यवस्था की जाती थी, दोनों तरफ खुशहाली दिखाई जाती थी, खूबसूरत मुस्कुराते हुए चेहरे सामने रखे जाते थे ताकि राजा को लगे कि मेरी प्रजा बड़ी सुखी है, बहुत अच्छे से रह रही है। उसी तरीके से मुख्यमंत्री जब निकलते हैं तो रूट लगा दिया जाता है, कूड़ा करकट होता है। कई चैनल्स ने वो विजुअल दिखाए, जब एक योजना के पुल के उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री गए थे तो कपड़े से ढक दिया गया था कूड़ा करकट को। क्यों? ताकि मुख्यमंत्री को लगे कि भैया नहीं, बहुत साफ सफाई है, एकदम स्वच्छता अभियान हमारे प्रदेश में अच्छे से चल रहा है। हमारे मुख्यमंत्री ने अफसरशाही को हमारे प्रदेश पे जिस तरीके से हावी कर दिया, अफसर राज यहाँ पर लेकर आ गए, जन संवाद इनका बंद हो गया, नेताओं पे इनका विश्वास नहीं है, सिर्फ अधिकारी हमारे प्रदेश में सरकार चला रहे हैं। और अधिकारी जिनकी जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं होती, वो अपने मन मुताबिक जो उनको ठीक लगता है वो करते हैं। और हमारे मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं? जीरो टॉलरेंस है हमारा करप्शन के खिलाफ। दिल पे हाथ रख के कोई एक व्यक्ति बोल दे कि क्या 7 निश्चय में भ्रष्टाचार नहीं हुआ? एक बिहारी इस बात को बोल दे, जो आप कहेंगे मैं करने को तैयार हूं। एक बिहारी दिल पे हाथ रख के बोल दे कि 7 निश्चय में भ्रष्टाचार नहीं हुआ। आपकी नाक के नीचे भ्रष्टाचार पनप रहा है, आपकी नाक के नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है, और उसी को आप मेडल बना के अपने सीने से लगाए हुए 7 निश्चय 7 निश्चय 7 निश्चय पार्ट 2 लेकर आ रहे हैं। नली गली के काम जाकर देखिए कैसे अधर में लटके हुए हैं। सिर्फ योजना बनाने से नहीं होता, उसके लिए राजस्व भी तैयार करना होता है, उसके लिए उसके ऊपर स्टडी करने की जरूरत है। पढ़े लिखे हमारे मुख्यमंत्री इंजीनियर हैं, और उसके बाद इनके इंजीनियर मुख्यमंत्री के रहते हुए हमारे पुल टूट जाते हैं, पुल धराशायी हो जाते हैं। बताइए, अभी तक उसमें यातायात शुरू नहीं हुआ, पुल टूटने लग गए। तो जब तक कागज पे ये अधिकारियों के साथ बैठकर ये सारी चीजें करते रहेंगे, हमारा प्रदेश ऐसे ही बर्बाद होता रहेगा। जनता के बीच जाइए मुख्यमंत्री जी, छोड़िए उड़न खटोलों को, छोड़िए हेलीकॉप्टर को, सड़क मार्ग से निकलिए जनता के बीच में। आज मैं आपको कह रहा हूं कि चिराग पासवान सड़क मार्ग से जा रहा है, मेरी पार्टी के तमाम बाकी के नेता हेलीकॉप्टर से जाएंगे, प्रचार करेंगे। समय कम है, इसीलिए हम लोग को प्रैक्टिकल होकर भी काम करने की जरूरत है। प्रचार में समय कम है, मेरे तमाम नेता जाएंगे हेलीकॉप्टर से, पर चिराग पासवान सड़क मार्ग से जाएगा। और मैं चाहता हूं कि मेरे मुख्यमंत्री एक बार तो निकले सड़क मार्ग से, बिना रूट लगाए हुए जनता के बीच जाएं। बोलते हैं कि भैया पटना के किसी भी कोने से, एक कोने से दूसरे कोने में 4 घंटे में 4.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। भाई आप जाके दिखाइए, यहाँ से गोपालगंज जाके दिखाइए, यहाँ से सीमांचल के इलाके में सड़क की हालत देखिए कैसी है, जिसको आप गिना रहे हैं आप जाकर देखिए। एक दिन में भी अगर आप पहुंच गए तो जो आप कहेंगे मैं हारने को तैयार हूं। इस बदहाल स्थिति में आप हमारे प्रदेश को ले आए हैं, और उसके बाद आप कहते हैं कि भैया हमने तो इतना विकास किया। कुछ लोगों को विकास दिखता ही नहीं है, कुछ लोग तो जानता ही नहीं है, कुछ लोग तो पढ़ता ही नहीं है। भाई पढ़ते हैं हम लोग, युवा मूर्ख नहीं है बिहार का जो आप दिखाना चाहते हैं। बार बार युवाओं को लेकर आप बोलते हैं कि भैया अनुभवहीन है, पढ़ता नहीं है, जानता नहीं है। नहीं है भैया, बिहार के युवा अनुभवहीन, जानकार हैं, जागरूक हैं। मत हम लोग के ऊपर इस तरीके के लालछन लगाइए, मत हम लोग के ऊपर इस तरीके के आरोप लगाइए। हम जानते हैं कि आपकी युवा विरोधी सोच है, पर आज की तारीख में जो बिहार का युवा है वो अपने हक अधिकारों के लिए लड़ना जानता है, जागरूक है। पूछता है हमारा युवा कि क्यों हमारी डिग्री 6-6 साल में कंप्लीट नहीं होती। दीजिए जवाब, दीजिए मुख्यमंत्री जवाब। जब हमारे छात्र पूछते हैं कि ग्रेजुएशन का 3 साल का कोर्स 6-6 साल तक क्यों चलता है, दीजिए ना। क्यों आप उनको डिग्री नहीं देते हैं? इसीलिए नहीं देते हैं कि भैया इसको डिग्री मिल गई तो कल को रोजगार मांगेगा। रोजगार कहाँ से देंगे? रोजगार तो है नहीं हमारे पास देने के लिए। तो रोजगार नहीं मांगे तो तुमको हम डिग्री नहीं देंगे, क्योंकि उसके बाद जब वो बोलेगा तो बोलेंगे अरे पहले डिग्री तो लाओ, पढ़ोगे तब ना रोजगार मिलेगा। तो पढ़ेगा कैसे? डिग्री नहीं मिलेगी। तो एकदम विशियस सर्कल बना दिए हैं, भंवर बना दिए हैं। जहाँ से शुरू हो रहा है वहीं खत्म हो रहा है, फिर वहीं से शुरू हो रहा है वहीं खत्म हो रहा है। समस्या भी वही, समाधान भी वही, समस्या फिर वही। तो जहाँ से आप शुरू करते हैं घुमा फिरा के वहीं पहुँच जाते हैं। 30 साल पहले जिस विकास की सोच के साथ विपक्ष ने शुरुआत की थी, आज सत्ताधारी फिर वहीं पे पहुँचे हुए हैं। मिला क्या हम लोग को? कुछ नहीं। इसीलिए साथियों आप लोगों से आग्रह करता हूँ, 20 साल 30 साल दिए पिछले बिहार ने, विश्वास कर विभिन्न राजनीतिक दलों पर, विभिन्न राजनीतिक नेताओं पर 20 साल दिए, और उन्होंने सिर्फ हम लोग को वोट बैंक बनाया। दलित वोट बैंक, पिछड़ा वोट बैंक, मुख्यमंत्री ने सोशल इंजीनियरिंग का नाम दिया। अति पिछड़ा वोट बैंक उन्होंने तैयार किया, महादलित वोट बैंक उन्होंने तैयार किया। भैया उसके बाद किया क्या बताइए तो? क्या अति पिछड़ा समुदाय जुड़ गया मुख्य धारा के साथ? क्या महादलित जुड़ गए मुख्य धारा के साथ? सब खुशहाल हो गए, सब समृद्धि आ गई। यहाँ पे कोई बिहारी अब दुखी नहीं है।
भाई वोट बैंक बनाने से नहीं होता। हाथ में जब तक आप उनके इनकम नहीं देंगे, जब तक आप उनको सशक्त नहीं बनाएंगे, जब तक आप उनके हाथ को ताकत नहीं देंगे, जब तक प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम हमारे प्रदेश की नहीं बढ़ेगी, तब तक कोई विकास नहीं होगा। जातियों में बांटने का आप काम करते हैं, सर्व समाज को आपको एक साथ लेकर जाने की आपको बात करनी चाहिए। चिराग पासवान बोलता है धर्म ना जात करे सबकी बात, और मैं हूँ उस राह के साथ। मेरा मानना है कि अगर भारत में अगर कोई एक जाति है, और बिहार में खासतौर पर अगर एक जाति है, तो वो सिर्फ गरीबी है। और इस गरीब जाति में हर जात पात धर्म मजहब के लोग हैं। आप मुझे बता दीजिए ना कि क्या सारे अपर कास्ट के लोग यहाँ पे संपन्न हैं, खुश हैं, खुशहाल हैं? क्या गरीबी सिर्फ दलितों में है? क्या सिर्फ दलितों के यहाँ हत्या होती है? तो आपने जो नौकरी का जो आप लोगों ने लालच दिखाया, क्यों भैया? सिर्फ हत्या होने के बाद नौकरी मिलेगी? जीते जी किसी को नौकरी पाने का अधिकार नहीं है। और क्या मुख्यमंत्री जब बोलते हैं कि हत्या होगी, क्या इससे अपराध को बढ़ावा नहीं मिलेगा? किस तरीके से घटना घटी बक्सर में, दीजिए उसका जिम्मेदार कौन है? गृह मंत्री है ना, मुख्यमंत्री होने के साथ साथ हमारे प्रदेश के। कौन जिम्मेदारी ले रहा है? कौन सा ऐसा दिन है जब हमारे प्रदेश में आपराधिक घटनाएं नेशनल चैनल्स की सुर्खियां नहीं बनती? जितने नेशनल चैनल्स के यहाँ पे आईडी पड़े, आप मुझे बताइए कि कौन से बीते दिन हैं जब नेशनल चैनल में सुर्खियां नहीं बना बिहार का अपराध? बिहार की छवि खराब कर दी आपने। और बिहारी अस्मिता की लड़ाई है मेरी। भैया बिहारी शब्द को आपने गाली बना दिया। मैं दिल्ली में रहा हूँ, बंबई में मैंने काम किया, पर आज तक मैंने कभी नहीं सुना कि कोई बंबई का लड़का बिहार आता हो शिक्षा के लिए, या कोई दिल्ली का लड़का बिहार जाता हो रोजगार के लिए। क्यों सिर्फ हम बिहारियों को ही दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए? और वहाँ जाकर हम पर लाठियाँ चलाई जाती हैं, हमें गालियाँ दी जाती हैं, और मुख्यमंत्री मौन धारण कर कर बैठे रहते हैं। भाई एक शब्द तो बोलिए बिहारियों के बारे में जो दूसरे प्रदेशों में रहते हैं। वहाँ पर उनको गाली देने के लिए बिहारी शब्द बोल दिया जाता है। ए बिहारी कहाँ जा रहा है? बिहारी, ए बिहारी। अरे भैया बिहारी मेरा सम्मान है, और आपने उसको गाली बना दिया। मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं? बिहारवासी, बिहारवासी। क्यों? क्योंकि बिहारी इनको पता है कि शब्द को गाली बनाए। भाई बोलिए ना कि हम बिहारी हैं। मैं घर से हर पल से बोलता हूँ मैं बिहारी हूँ। किसी पंजाब के आदमी को तो मैंने नहीं देखा कि उसको अपने आप को पंजाबी बुलाने में उसको तकलीफ होती हो। या महाराष्ट्र के लोग तो घर से बोलते हैं कि भैया हम मराठी हैं। बंगाल के लोग बोलते हैं हम बंगाली हैं। पर बिहार के लोगों का नाम आता है बिहारवासी। क्यों? क्योंकि बिहारी शब्द नहीं बोलेंगे। आप मेरे सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म देख लीजिए, मेरे ट्विटर हैंडल, हर एक जगह मैंने अपने नाम के सामने युवा बिहारी जोड़ा है। मेरे ट्वीट देख लीजिए। मुझे ताज्जुब हुआ जब मैं ओपन लेटर्स जब मैंने लिखने शुरू किए, जब मैंने ट्वीट्स में जब मैंने बिहारी लिखना शुरू किया, मेरे कार्यालय के कुछ साथियों ने आके कहा कि भैया बिहारी नहीं, बिहार वासियों के लिए हम लोग ये योजना लाए, ऐसा लिख देते हैं। क्यों भैया? क्यों बिहारी नाम हम नहीं बोलेंगे? क्यों बिहारी शब्द का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे? इसी की ही लड़ाई है मेरी, बिहारी अस्मिता की लड़ाई, बिहार के खोए हुए गौरव की लड़ाई। मैं चाहता हूं कि देश के किसी भी कोने में, दुनिया के किसी भी कोने में गर्व से जाके हर बिहारी बोले कि मैं बिहारी हूं। पर वो तभी होगा जब नेशनल चैनल में बिहार का अपराध सुर्खियां नहीं बने, जब नेशनल चैनल में बिहार के टूटते हुए पुल, बिहार का धराशायी होता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर सुर्खियां नहीं बने, यहाँ के विकास के कार्य जब तक सुर्खियां नहीं बनेंगे, यहाँ के विकास के नए नए मापदंड जब तक सुर्खियां नहीं बनेंगे, बिहार को दूसरे प्रदेश सम्मान की नज़र से नहीं देखेंगे। और वो खोए हुए सम्मान को वापस लाना मेरी प्राथमिकता है। इसीलिए साथियों आज आप लोगों से मैं आग्रह करने आया हूँ, और ये जो विजन डॉक्यूमेंट मैंने आप लोगों को समर्पित किया है, इसमें हर बिंदु पर मैंने चर्चा की है। स्वास्थ्य मैंने आपको बताया। पूछिए ना कि क्यों इन्हीं के नेताओं, इनके मंत्रियों को दिल्ली जाना पड़ता है भैया इलाज के लिए। आपके माध्यम से सबसे पहले मैं श्रद्धांजलि देता हूं जिस तरीके से मंत्री विनोद जी का दिल्ली में निधन हुआ, मेरी तरफ से, लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से उनको श्रद्धांजलि, उनको संवेदना है। पर क्यों अपने आखिर के दिनों में दिल्ली के मैदान में वो अपना इलाज करा रहे थे? क्यों रघुवंश बाबू दिल्ली के आखिरी के दिनों में दिल्ली में एम्स में अपना इलाज करा रहे थे? क्यों ये व्यवस्था बिहार में नहीं है? कोरोना में आप सबके पास नाम होंगे, बताइए कितने लोग हैं जो कोरोना में अपना इलाज कराने, मुख्यमंत्री के विधायक, मुख्यमंत्री के विधान पार्षद, मुख्यमंत्री के नेता, उनके पार्टी के कार्यकर्ता जब बीमार पड़े कोरोना में दिल्ली का इलाज कराने क्यों गए भैया दिल्ली? क्यों ये व्यवस्था हमारे प्रदेश में नहीं है? इन सवालों का पहले जवाब दे मुख्यमंत्री। हम तो सिर्फ सेवा करना जानते हैं, हम तो सिर्फ सेवक हैं, हमारा तो लक्ष्य ही बिहार का विकास करना है। भाई बोलने से नहीं ना होगा मुख्यमंत्री जी, करके आपको दिखाना होगा।
दिखाएं हमारे मुख्यमंत्री, जो विकास किया आप नारे लगाते नहीं थकते, कहाँ किया। दूसरे पन्ने पर हम लोगों ने शिक्षा की बात की, शिक्षा की जानकारी मैंने आप लोगों की दी। उद्योग के बारे में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से यहाँ पर हम लोग को उद्योग लगाने की जरूरत है। रोजगार पलायन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से रोजगार के लिए लोगों का पलायन होता है और कैसे सिंगल विंडो क्लियरेंस देकर हम लोग यहाँ पे रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं। नारी सशक्तिकरण, भैया शराबबंदी एक बात कर मुख्यमंत्री सोचते हैं कि हमने भैया नारी को सशक्त कर दिया। भाई शराबबंदी से नारी कैसे सशक्त हो गई? घरेलू हिंसा शायद घटी होगी, मैं मानता हूं, बट उनके सशक्तिकरण के लिए हम लोगों ने 50% का हम लोगों ने उनको पंचायत स्तर पर आरक्षण दे दिया, उनको हम आगे लाकर दे रहे हैं। भाई नारी उत्पीड़न के लिए आप बताइए ना आपने क्या किया? बिहार में महिलाओं को सुरक्षा मिले उसके लिए आपने क्या किया? आप चले जाइए बिहार के किसी भी जिले में, जिला मुख्यालय को छोड़कर आप मुझे बताइए कि बिहार के कौन से जिले में प्रखंड स्तर पर महिला पुलिसकर्मी उपलब्ध हैं? भाई महिलाएं नहीं कंफर्टेबल होती हैं, वो नहीं अपने आप को सहज महसूस करती हैं, उनके साथ कोई उत्पीड़न होता है, कोई घटना घटती है तो पुरुष पुलिसकर्मी के पास जाएं। वो चाहती है कि महिला पुलिसकर्मी हो ताकि वो अपनी सहजता से अपनी बातों को रखें। कोई प्रखंड में कोई महिला है, उसके साथ कोई उत्पीड़न हुआ है, आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि 100, 150, 200 किलोमीटर वो चलकर जाएगी मुख्यालय, जिला मुख्यालय, और वहां पर जाकर अपनी बातों को कहेगी? क्यों नहीं हर प्रखंड स्तर पर पुलिसकर्मियों की नियुक्ति होती है, महिला पुलिसकर्मियों की नियुक्ति होती है? क्यों नहीं महिलाओं से जुड़े हुए मामलों को आप फास्ट ट्रैक को आप सौंपते हैं ताकि जल्द से जल्द उसका समाधान हो? ये तमाम प्रावधान हम लोगों ने बिहारी फर्स्ट में हम लोगों ने रखे हैं। किसान को लेकर जिस तरीके की समस्या है, हर खेत में हम बिजली पहुंचा रहे हैं। भैया तो अभी तक क्या कर रहे थे कृषि प्रधान प्रदेश में? आप प्राथमिकता होनी चाहिए थी किसानों का उत्थान, यहाँ पर उनके लिए सिंचाई की व्यवस्था करके देना, उनको बिजली उपलब्ध करा के देना। बाकी प्रदेशों में देखिए निःशुल्क कई ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर किसानों को बिजली मिलती है, और आप तो अभी तक उनको बिजली पहुँचाने की आप लोग बात कर रहे हैं, वो आप लोग नहीं अभी तक पहुँचा पाए। बाढ़ सुखाड़ का मैंने आपसे जिक्र किया। आवासीय योजना, बंगला योजना के तहत हम लोग इसको लेकर आने का हम लोगों ने वादा किया है। इसमें हम लोगों ने समाज के एक ऐसे वर्ग का भी जिक्र किया है जिसकी कोई बात नहीं करता। तब समाज का तीसरा वर्ग, मेल फीमेल, उसके बाद जो थर्ड जो जेंडर होता है, ट्रांसजेंडर जिसको हम लोग बोलते हैं, किन्नर समाज के लोग जो होते हैं, उनके बारे में कोई चिंता नहीं करता। पर हकीकत है वो भी हमारे समाज की हिस्सा है। किन्नर समाज के लोग भी हमारे समाज का, उनको भी हम लोग को मुख्य धारा के साथ जुड़ना है, उनको भी बेहतर व्यवसाय मिले। शर्म आती है मुझे, दुख होता है मुझे जब इस समाज के लोगों को मैं सड़क पर लोगों के सामने हाथ फैलाते हुए देखता हूँ, और जब हम लोग को इनसे आशीर्वाद लेना होता है तो इनको हम लोग इतना शुभ मानते हैं कि भैया इनके कही हुई बात सच होगी, पर उसके बाद उनको हम लोग सड़क पर छोड़ देते हैं मांगने के लिए। उस तक का मैंने जिक्र किया कि उनको हम लोग सम्मान की जिंदगी देंगे, उनको हम लोग बंगला के साथ हम लोग जोड़ने का देंगे। हम लोगों ने हथुआ विधानसभा, हम लोग की एक विधानसभा है, वहाँ से इस समाज के एक व्यक्ति को मैंने यहाँ से चुनाव लड़ने का, मुन्ना किन्नर करके हैं, उनको मैंने ये सम्मान दिया, उनको मैंने मुख्य धारा के साथ जोड़ने का हम लोगों ने काम किया। मीडिया, जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, मीडिया के जो साथी हैं, आप लोगों के लिए भी विभिन्न प्रावधानों के साथ मैं जानता हूं कि आप लोग किस स्थिति में रहते हैं। बंगला योजना के तहत आप लोग को, और बंगला योजना क्या है, जैसे महाडा है, जैसे दूसरे प्रदेशों में आप चले जाइए, सस्ती दरों पर घर मिलते हैं। भाई पत्रकार, बुद्धिजीवी वर्ग जो सही मायनों में हम लोग की आवाज़ है, बिहारियों की आवाज़ है, किस बदहाल परिस्थिति में रहते हैं। जिला पे आप चले जाइए, पत्रकारों की हालत देखिए कैसी है। और पापा भी हमेशा से चिंतित रहे पत्रकार, बुद्धिजीवी वर्ग के लिए। मुझे गर्व होता है कि भैया जब मैं आज इस बात को याद करता हूँ कि पत्रकारों के लिए उन्होंने, रेल मंत्री जब वो थे, रेलवे पास की उन्होंने व्यवस्था उन्होंने करा के दी, जिला स्तर के पत्रकारों के लिए उन्होंने ये व्यवस्था करा के दी। टीएसी का मेंबर पत्रकारों को उन्होंने बताया जब वो कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे। तो हम लोगों ने बुद्धिजीवी वर्ग का भी उसी तरीके से हम लोगों ने ध्यान रखा। कानून व्यवस्था, सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री मुझसे जिस बात को लेकर परेशान होते हैं, क्योंकि मैंने नालंदा में ही मैंने ये सवाल उठाया था कि भैया 100 नंबर क्यों नहीं काम करता। हम लोग को बचपन से सिखाया गया है कि 100 नंबर पुलिस का नंबर। भैया जब आपका 100 नंबर ही काम नहीं करेगा तो अपराधियों के प्रति, अपराधियों के मन में खौफ कैसे आएगा, डर कैसे आएगा। भाई हर किसी के पास डीएमएसपी का नंबर नहीं होता ना। आज अगर मेरे ऊपर कोई अटैक करे तो मैं तुरंत 100 नंबर चलाऊंगा, 100 नंबर काम ही नहीं करता। भाई 100 नंबर का काम करना ज़रूरी है ताकि अपराधियों में डर हो। 10 मिनट के भीतर पुलिस का पहुंचना वहां ज़रूरी है
ताकि अपराध को अंजाम दे रहे हुए व्यक्ति के अंदर ये डर हो कि भैया फोन कर दिया इसने तुरंत पुलिस आ जाएगी। यहाँ तो जो विक्टिम है वो फोन ही करता रह जाएगा, फोन ही नहीं लगेगा, तो पुलिस के आने की तो बात ही दूर है, और इसीलिए अपराध हमारे प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को शासन, अधिकारी, राज जिस तरीके से हमारे प्रदेश में हावी हो गया, सब चीज़ें अधिकारियों के हाथ में, और अधिकारियों की क्योंकि जवाबदेही नहीं होती है। 5 साल के बाद नेताओं को जाना होता है, अधिकारियों को नहीं। एक बार आप अधिकारी बन गए भैया, 50 साल उसके बाद आपको पेंशन मिलेगी, वो अलग। इसीलिए अधिकारी काम करें नहीं करें उनकी कोई जवाबदेही नहीं है, इसीलिए अधिकारियों को भी जवाबदेह बनाना जरूरी है। भाई लोक जनशक्ति पार्टी जब सरकार में हम लोग आएंगे, हर उस अधिकारी से जवाब मांगा जाएगा जिन्होंने अपने रहते हुए अपने क्षेत्र का विकास नहीं किया, जिन्होंने केंद्र या राज्य सरकार की योजनाओं को धरातल पर नहीं पहुंचा पाए, हर उस अधिकारी से जवाब मांगा जाएगा। शासन को लेकर हम लोगों ने इन बिंदुओं की चर्चा की। वहीं साहित्य, सांस्कृतिक, युवा के खेल के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं, कितने युवा हैं जो पढ़ाई लिखाई से हटकर खेल कूद में अपनी दिलचस्पी रखते हैं। भैया क्यों बिहार में वर्ल्ड क्लास स्टेडियम नहीं आ सकता? जमीन की कमी है क्या यहाँ पर? क्यों हम लोग एक अच्छा स्टेडियम हम लोग यहाँ पर तैयार करके नहीं दे सकते? वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जब देश के बाकी कोनों में अगर स्टेडियम्स बन रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं बन रहे? पर्यटन, परिवहन के बारे में मैंने आपको बताया कि रिलीजियस टूरिज्म के साथ किस तरीके से हम लोग इसको जोड़ सकते हैं। अंत के पन्नों में मैंने पापा जी जो हमेशा कहते थे पापा कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जहाँ सदियों से अंधेरा है। आज भी कई ऐसे घर हैं जिनको रोशन करना है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं मौसम वैज्ञानिक हैं, कहा जाता है मौसम वैज्ञानिक उनको, उन्हीं का अंश, उन्हीं के संस्कार है मुझ में। शायद ये उनकी दूरदर्शिता ही थी कि वो जिस घर में दिया जलाना चाहते हैं, अपने बेटे का नाम ही उन्होंने बचपन में चिराग रखा, और मैं उस लक्ष्य के साथ निकला हूँ कि आज भी हर वो घर जो अंधेरे में है, उस घर को मैं रोशन करने निकला। पापा के उस सपने को मैं रोशन करने निकला हूँ। और आज ईमानदारी से मैं बताता हूँ, जो मैं कहता हूँ कि भैया वो लड़ रहे हैं बिहार पर राज करने के लिए, हम लड़ रहे हैं बिहार पर नाज करने के लिए। मेरी लड़ाई है बिहार पर नाज करने की। आप सब जानते हैं ईमानदारी से, मैं जिस गठबंधन के साथ था, एनडीए के साथ था, उस गठबंधन में अगर मैं रहता तो जितनी सीटें हम लोग को लड़ने के लिए दी जाती, लोकसभा की तर्ज पर 100% स्ट्राइक रेट हम लोग का फेयर रहता। जितनी सीटें लड़ते उतनी ही हम लोग शायद जीतते। इस सरकार में हम लोग का प्रतिनिधित्व भी शायद बेहतर होता पिछली बार के मुकाबले। रेड कारपेट बिछा हुआ था, पर संघर्ष का रास्ता मैंने खुद चुना। बिहार पे राज करना होता तो मौजूदा गठबंधन के साथ में जाता, पर बिहार पे नाज करने की मेरी लड़ाई है, इसीलिए मैं संघर्ष के रास्ते पर मैं निकला हूँ। और मेरा संघर्ष तब तक कायम रहेगा जब तक मैं बिहार का खोया हुआ अस्मिता, जब तक मैं बिहार का खोया हुआ सम्मान, जब तक मैं बिहार की खोए हुए गर्व को मैं वापस नहीं लेकर आऊँ। और इस लड़ाई में मैं आप सबका मैं साथ चाहता हूँ, आप सबका मैं सहयोग चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बिहारी अपने 20 दिन मुझे दे दें, अगले 20 दिन सिर्फ बिहार की सोच रखें, विकास की सोच कर रखें, मूल्यांकन करें, आकलन करें, हर प्रत्याशी से पूछें कि भैया तुमने पिछले 5 साल क्या किया। जमुई के लोकसभा के चुनाव आप देख लीजिए, चिराग पासवान जब 2019 में गया, इसी तरीके की बुकलेट मैं छपा कर गया था। मेडिकल कॉलेज की बात हो, केंद्रीय विद्यालय खुलवाने की बात हो, लगभग 3000 करोड़ की रेलवे की परियोजनाओं की बात हो, एफसीआई के गोदाम वहां पर खुलवाने की बात हो, कौन सी ऐसी चीज है जिसका मैंने जिक्र वहां पर नहीं किया हो, और सिर्फ अपने विकास और विकास के कार्यों को लेकर मैं जनता के बीच गया। वैसे ही मैं चाहता हूं कि हर बिहारी अपने प्रत्याशियों से पूछे, जदयू के जब प्रत्याशी उनके पास है, पूछे कि भैया आपने 5 साल क्या किया पिछले, हिसाब दीजिए आप, क्यों बिहार में अभी तक विकास नहीं हुआ। ये जवाब देना होगा, और ये जवाब मुख्यमंत्री को भी देना होगा कि पिछले 5 साल आपने क्या किया। फरेब से आप 15 साल तक मुख्यमंत्री बनते आए, पर अब मुख्यमंत्री का बनना असंभव है। इसीलिए मेरी टैगलाइन, एक जो हैशटैग भी हम लोगों ने शुरू किया है, असंभव नीतीश, असंभव नीतीश, असंभव नीतीश। उनके रहते हुए बिहार का विकास भी असंभव है, और जागरूक बिहारियों के रहते हुए मुख्यमंत्री का दोबारा मुख्यमंत्री बनना भी असंभव है। अब अगर आप लोग के इसके बाद भी कोई सवाल बाकी हो तो पूछें। मेरा सवाल आपसे ये है कि आखिर जब आप जैसे युवा लगातार बिहार की चर्चा विषयों को उठाते हैं, तो वाई से नीतीश कुमार को इतना क्यों परेशानी हो जाती है जब वो बोलते हैं कि मैं सिर्फ बिहार की चिंता करता हूँ, मेरा कुछ लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ बिहारियों को, तो इतना विचलित क्यों होता है? क्योंकि वो सुनते नहीं है ना मुख्यमंत्री। आप मुझे बताइए आखिरी बार मुख्यमंत्री ने सुना कब था? नहीं, मुझे बताइए, मैं जानना चाहता हूँ। आप मिलते थे, आप बताइए। नहीं, मुझसे सुना ही नहीं ना, बात ही नहीं की मुझसे।
फ़ोन सुनने के लिए रिसीवर ना उठाना पड़ेगा फ़ोन का। आजकल चलिए मोबाइल है, मोबाइल का बटन आपको टिपना पड़ेगा तब सुनेंगे। आखिरी बार मुख्यमंत्री ने सुना कब? जनता से संवाद कब किया? हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, मंच पर जाते हैं, अपना भाषण देते हैं और वापस आ जाते हैं। जनता में लोग इनको तख्ती दिखाते ही रह जाते हैं, बोलते ही रह जाते हैं कि हमको ये बताइए, हमको ये बताइए। मुख्यमंत्री अपनी बातों को समाप्त करते हैं। मैं कल की तस्वीरों की बात कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री बुलाते हैं उस व्यक्ति को, पूछते हैं कि भैया क्या समस्या तुम्हारी। सुनते नहीं है मुख्यमंत्री, ना पत्रकारों के सवाल, ना विपक्ष के सवाल, ना हम जैसे युवाओं के सवाल। जो भी बात हम लोग उठा ले, कोई भी सवाल जवाब है। कुछ लोग तो जानता ही नहीं है, कुछ लोग तो पढ़ता ही नहीं है। भैया नहीं पढ़ते हम लोग, नहीं जानकार हैं। आप ही हमको बता दीजिए ना क्या किए 5 साल में। 10 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात ने कहा, आपने कुछ कहा ही नहीं उनके बारे में। आप लगातार पढ़ी कह रहे हो कि 10 लाख नौकरी आपके तो एजेंडे में नहीं, युवाओं को आगे भाई कुछ लोग हैं जो ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं। आपने जिस तरीके से प्रश्न पूछा कि तेजस्वी के बारे में तो आपने कुछ कहा ही नहीं, उनके बारे में आपने बोला ही नहीं। आज सत्ता में कौन है मुझे बताइए ना। सवाल सत्ता से किया जाता है कि विपक्ष से किया जाता है। ताज्जुब होता है मुझे ऐसे प्रश्नों पर जब 15 साल कोई शासन करने के बाद बोलता है कि लालू जी ने अस्पताल क्यों नहीं बनाया। भाई आप मुझे बताइए ना, 15 साल से मुख्यमंत्री आप हैं, आपकी जवाबदेही बनती है कि आप बताइए कि आपने 15 साल में आपने क्यों नहीं अस्पताल बनाया। सवाल सत्ता से किए जाते हैं। आज इररेलीवेंट है मेरे लिए विपक्ष। कांग्रेस की बात हो, राजद की बात हो, इररेलीवेंट है क्योंकि 15 साल से ये लोग काम कर रहे हैं। जवाब इन लोग को देना पड़। अगर कुछ लोग ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि क्या बाद में महागठबंधन के साथ चिराग पासवान हाथ मिला लेंगे, तो आपके पूछने से पहले मैं इस प्रश्न का जवाब दे दूं कि लोक जनशक्ति पार्टी ने कभी भी पोस्ट पोल अलायंस नहीं किए। 2000 में हमारी पार्टी बनी। 2004 के लोकसभा चुनाव हो, 5 के विधानसभा के हों, 9 के लोकसभा के हों, 10 के विधानसभा के हों, 14 के लोकसभा के हों, 15 के विधानसभा के हों, 19 के लोकसभा के चुनाव हो, कोई भी चुनाव उठा के देख लीजिए, हम लोगों ने कभी पोस्ट पोल अलायंस नहीं किया। इसकी सरकार बनेगी इसलिए इसका समर्थन करते हैं, हमने कभी नहीं किया। जिस गठबंधन के साथ रहे उस गठबंधन के साथ ही सरकार बनी तो हम लोग रहे, नहीं बनी तो हम लोग विपक्ष में बैठे। आज भी मैं इस बात को बोलता हूं कि मैं हमारे प्रधानमंत्री जी की विकास की सोच के साथ जुड़ा हुआ हूं। तो महागठबंधन या राजद के साथ जाने की बात ही कहां से आती है? कहां से ये प्रश्न उठा है? कुछ चैनल ये नैरेटिव भी सेट कर रहे हैं कि ये दोनों साथ आएंगे, 2 युवा साथ आएंगे, नए समीकरण होंगे। क्यों होंगे भैया? मैं प्रधानमंत्री की विकास की सोच के साथ में जुड़ा हुआ हूं। हाँ, अगर किसी और को भी उनकी सोच के साथ जुड़ना है तो स्वागत है। आए प्रधानमंत्री की सोच के साथ जुड़े, विकास की राह पर आगे एक साथ मिलकर बिहार को जो भी लेकर जाना चाहता है लेकर जाए। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के साथ जो जुड़ना चाहता है जुड़े। पर मैं किसी के साथ सरकार बनाने के लिए गठबंधन करूं? नहीं। 10 तारीख को, आज ही मैं इस बात को कहता हूं, 10 तारीख को पुनः मुझसे पूछेगा, मैं संकल्पित हूं कि डबल इंजन की सरकार बिहार में बने। केंद्र में जैसे भाजपा के नेतृत्व में सरकार चल रही है, वैसे ही बिहार में भी भाजपा के नेतृत्व में भाजपा लोजपा सरकार बने, ये मेरा लक्ष्य है। हाँ, आप कह रहे हैं कि भाजपा लोजपा की सरकार बनेगी तो जेडीयू को आपने किसी साइडलाइन कर दिया था क्या? भाई जेडीयू को मैं साइडलाइन नहीं कर रहा। भाई आप मेरे मुंह से ये शब्द मत बुलवाइए। मुख्यमंत्री इन्हीं बातों से मुझसे नाराज होते हैं। मैं जेडीयू को साइडलाइन नहीं कर रहा हूँ, जेडीयू को जनता साइडलाइन कर रही है। आज की तारीख में लोक जनशक्ति पार्टी जनता दल यूनाइटेड से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है और उनसे ज्यादा सीटें जीतकर लोक जनशक्ति पार्टी आएगी। मैं दावे के साथ ये बात कह रहा हूँ। सवाल यह है कि आपने 15 साल का जेडीयू का पूरा कार्यकाल बताया। इस कार्यकाल में भाजपा भी साथ थी, उनका अपराध कितना आप मानते हैं? भाई नेतृत्व करने वाले की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा होती है, और खासतौर पर जब नेतृत्व करने वाला व्यक्ति हमारे मुख्यमंत्री जैसा हो। आप सब जानते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पर नहीं है जो इस बात को नहीं मानता हो। क्या मुख्यमंत्री लोकतांत्रिक तरीके से काम करते हैं? बताइए मुझे। अकेले निर्णय लेते हैं, वो अकेले फैसले करते हैं। उनकी पार्टी के नेताओं तक को पता नहीं होता कि वो कौन सी नीति पर काम कर रहे हैं। उनकी पार्टी के नेता, उनके सांसद, उनके विधायक सामने कोई नहीं बोलेगा, पर पीठ पीछे सब ये बात बोलते हैं कि भैया हमको भी अखबार से ही पता चला कि ये घोषणा की गई, इस नीति में हमको भी जानकारी नहीं थी। उनकी कार्यशैली को कौन नहीं जानता मुख्यमंत्री की? अकेले 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 किसी से नहीं पूछते हैं वो। तो जब वो अकेले फैसला लेते हैं, अकेले निर्णय लेते हैं, मेरी तो संवेदनाएं हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ कि भैया आज भी मजबूरी में उनको 7 निश्चय महागठबंधन की योजना के साथ काम करना पड़ रहा है। किसकी योजना थी 7 निश्चय? एनडीए ने बनाई थी क्या?
कांग्रेस, राजद, जनता दल यूनाइटेड ने मिलकर इन्होंने इस योजना को बनाया था 2015 में, उसी पे ये काम कर रहे हैं। तो जब ये योजना एनडीए के साथियों से पूछकर नहीं बनाते, काम उनसे पूछकर नहीं बनाते, तो जवाबदेही भी तो फिर इन्हीं की बनेगी। चिराग जी, ये बड़े विषय पर आप निकले हैं। आप कहते हैं कि जो वर्तमान राजनीति है, 20 साल में किसी नेता ने बिहार में कोई काम नहीं किया, कोई सरकार ने काम किया। आप निकले हैं बिहार को उसकी तस्वीर बदलने के लिए। तो आपने विकल्प दिया है 243 सीट का सिर्फ 143, फिर बीजेपी का साथ क्यों? अकेले चिराग क्यों नहीं 243 पर चुनाव लड़े? तो चिराग को कहना चाहिए कि एक बार मौका तुम हमको तो बिहार की जनता, हम मुख्यमंत्री बना के दिखाओ, हम बिहार की। लेकिन क्यों 143? आखिर क्या इसका कारण? इसका कारण ये है कि मैं भाजपा के साथ हूँ। इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? मैं भाजपा के साथ हूँ भैया, मैं हूँ भाजपा के साथ, मैं प्रधानमंत्री की सोच के साथ हूँ। और सुनिए ना, एक सेकंड, अरे मैं सब सवालों का जवाब दूंगा भैया। मैं प्रधानमंत्री की सोच के साथ हूँ। और बताइए भाई, मैं मानता हूँ कि भाई बिहार में अपराध है, पर क्या मेरी कनपट्टी पे बंदूक रख के कोई बोलेगा कि उसके खिलाफ प्रत्याशी उतारो? मेरी पार्टी है ना, मेरी अपनी पार्टी है, मैं स्वतंत्र हूँ कि नहीं हूँ? मैं अपने विचारों को लेकर, बताइए, मैं स्वतंत्र हूँ कि नहीं, या मैं निर्णय दूसरों के कहने पर लूँ? मेरी पार्टी का अपना मैनिफेस्टो है, मेरी पार्टी की अपनी विचारधारा है, मेरी पार्टी का अपना संसदीय बोर्ड है। यहाँ पर हमारे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बिहार के मौजूद हैं, राजू तिवारी जी। यहाँ पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं, प्रिंस राज जी। सूरज भान जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, पिताजी के साथ लंबे समय से पार्टी के निर्माण को लेकर इनकी एक अहम भूमिका रही है। तमाम हमारे वरिष्ठ साथी यहाँ पर मौजूद हैं, संजय पासवान है, कैफी जी यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे प्रधान महासचिव यहाँ पर संजय शराफ हमारे मौजूद हैं, जिन्होंने युवाओं का नेतृत्व किया देश भर में। इन सब के सुझाव कि भैया हम लोग को जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ हम लोग को चुनाव लड़ना चाहिए, है मेरी पार्टी की रणनीति, ये है हमारी सोच, ये है हमारा हिस्सा। और मैं प्रधानमंत्री जी की सोच के साथ हूँ। मैं तो बोलता हूँ कि चुनाव परिणामों के बाद मुझे यहाँ पे बिहार में मैं भाजपा के नेतृत्व में मैं सरकार बनाना चाहता हूँ, तो क्यों मैं उनके सामने मैं प्रत्याशी उतारूँ? वैसे आपकी जानकारी लिए 5 उन जगहों पर भी मैंने उतारे हैं, इससे पहले कि अब आपकी चिंता उस तरफ शुरू हो जाए। 5 ऐसी सीटें हैं जहाँ पर हम लोगों ने प्रत्याशी उतारे हैं, पर वो जानकारी भी मैंने भाजपा को मैंने पहले दे दी थी, ये भी मैं बात बताऊँ। बिहार का जो लीडरशिप है बीजेपी का, सरकार बनाएंगे बिहार में बीजेपी के नेताओं के साथ, जी, वो लीडरशिप आपको नहीं मान रहा अपने गठबंधन। भाई आप इतने समय से आप मुख्यमंत्री को जान रहे हैं, ऐसी बात कर रहे हैं आप जैसे आप बिहारी नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं आप जान नहीं रहे हैं कि भैया मुख्यमंत्री की कार्यशैली है, बुलवाते हैं दूसरों से, नहीं बुलवाते क्या? नहीं, बताइए हमको, जवाब दीजिए, नहीं बुलवाते? ये उनकी कार्यशैली का हिस्सा रहा। मैं मानता हूं कि इसलिए मेरे भाजपा के नेताओं से मेरी कोई नाराजगी भी नहीं है। भाई आवाज भाजपा के नेताओं की है, विचार तो मुख्यमंत्री के हैं। ये वोट कटवा शब्द किसका है बताइए मुझे? मुख्यमंत्री का शब्द है ये, उसी शब्द का इस्तेमाल भाजपा के नेता करें। आप कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई वो नहीं। दुख है मुझे, क्योंकि ये वही लोग हैं जो अभी कुछ समय पहले तक 3-3 पन्नों के शोक संदेश दे रहे थे। 2-2, 3-3 ग्रुप्स में इन्होंने ट्विटर पे श्रद्धांजलि मेरे पिताजी को दी, और आज उनको गए हुए 10-12 दिन नहीं हुए, उन्हीं की बनाई हुई पार्टी को आप वोट कटवा कह रहे हैं। खुश तो नहीं होंगे ना पापा, जहाँ से भी ये सुन रहे होंगे। आज मैंने एक अलग राह ली बिहार के विकास के लिए, और आप मुख्यमंत्री के प्रति आप लोग इतने नतमस्तक हो गए हैं कि आप उनको बढ़ाने के लिए बिहार को आप पिछाड़ने के लिए तैयार हो गए, उनको आगे रखने के लिए बिहार को सुनने के लिए आपने कान अपने बंद कर दिए, सिर्फ मुख्यमंत्री की बात सुन रहे हैं। तो इसलिए भाजपा के नेताओं से मेरी नाराजगी नहीं है, मुझे पता है कि दबाव कहाँ से। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग थे ना सब लोग, जिसमें मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी को बोल रहे थे थोड़ा और क्लियर कीजिए, माइक ऐसे ही था सामने, क्लियर कीजिए, बोल रहे थे कि नहीं? सुना आप लोगों ने क्या क्लियर करने के लिए बोले? मुख्यमंत्री की कार्यशैली रही है, खुद नहीं बोलेंगे, दूसरों से बुलवाएं। आपकी पार्टी है, आप आपका संसदीय भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो गई, उसके कंधे पर प्रभावशाली हो गए कि अमित शाह नरेंद्र मोदी के कंधे पर मजबूत हो गए। क्या आपको नहीं लगता कि भाजपा आपके खिलाफ हो गई है और आप भाई कौन किसके कंधे पे बंदूक रख रहा है मुझे नहीं पता, जदयू भाजपा पे कि भाजपा जदयू पर, मुझे अपना पता है। मैं अपनी तरफ से ही बोल सकता हूँ भाई, मैं अधिकृत ही नहीं हूँ किसी और की तरफ से बोलने के लिए। मुझे अपना पता है कि मेरे कंधे मजबूत हैं, ना मुझे मेरे कंधे मजबूत है, मेरे हाथ मजबूत है, ना मुझे हथियार उठाने के लिए किसी के कंधे की जरूरत है, ना कोई और मेरे कंधे पे बंदूक रख सकता है। इसीलिए इतना श्रेय तो आप लोग मुझे देंगे ना कि एक 38 साल के युवा में इतनी हिम्मत है कि बिहार में अकेले चुनाव लड़ रहा है अपने दम पर, बिना इस चिंता के कि परिणाम क्या होंगे। वहीं
मुख्यमंत्री, अगर आपको इतना विश्वास था अपने 15 साल के शासन पर तो हिम्मत दिखाते अकेले चुनाव लड़ने की। क्यों मुख्यमंत्री की कृपा से आप, प्रधानमंत्री की कृपा से आप मुख्यमंत्री बने हुए और चुनाव लड़े? मैं भाजपा को भी मैं कहूँगा कि भैया क्यों भारतीय जनता पार्टी, आपके पास प्रधानमंत्री जी जैसा इतना बड़ा नाम है, आपका संगठन इतना मजबूत है, आप इतने ताकतवर हैं और आपके प्रति विश्वास है लोगों का, आपको क्या जरूरत है जनता दल यूनाइटेड या मुख्यमंत्री के नाम की? क्यों आप उनके साथ जा रहे? पर हाँ, सीखता भी हूँ मैं भाजपा से ये सारी चीज़ें। अभी मेरी भी लंबी राजनीति है भैया, 50 साल मुझे भी जानना है, 40-50 साल। मैं सीखता हूँ कि एक बार वादा किया मुख्यमंत्री के नाम का, अंत तक भाजपा ने उस वादे को निभाया, इस बात का मैं श्रेय उनको दूंगा। आज भले कितना आक्रोश हो मुख्यमंत्री के खिलाफ, कितनी लोकप्रियता उनकी समाप्त हो गई हो, पर भाजपा फिर भी उनके साथ खड़ी है। मेरे को नहीं सुनाई दे रहा। एक है भाई, मुझसे आप पूछिए ना, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, प्रधानमंत्री के साथ जो मन साझा कर रहे हैं ये सवाल उनसे पूछिए। आज मैं अधिकृत नहीं हूँ इस सवाल का जवाब देने के लिए, वो अधिकृत हैं जो उनके साथ मन साझा करें। मैं तो चाह रहा हूँ कि ये सवाल हर बिहारी पूछे, सिर्फ तेजस्वी या चिराग पासवान नहीं पूछे या विपक्ष नहीं पूछे, हर बिहारी पूछे कि क्यों युवाओं का पलायन हो रहा है बिहार से। और जितने भी संपन्न परिवार के लोग हैं, चिंता ये है, यही बिहारी जब दूसरे प्रदेश में जाकर व्यवसाय लगाता है तो 100 और बिहारियों को रोजगार देने की ताकत रखता है। ऐसे संपन्न परिवार के, सक्षम परिवार के लोगों का भी पलायन हो रहा है। तो ये सवाल तो हर बिहारी को पूछना चाहिए, सिर्फ चिराग, तेजस्वी, विपक्ष इन्हीं लोगों को नहीं, सबको पूछना चाहिए। हाँ, हाँ, क्या सार्वजनिक किया गया? हाँ, देखिए थोड़े से प्रश्न पूछते वक्त थोड़ी सी संवेदना रखिए, थोड़ी सी संवेदना। मुझे नहीं पता था ना कि 4 घंटे के बाद मेरे पिताजी का निधन हो रहा है, किसी को नहीं पता था। और यही भाषा कुछ नेता भी इस्तेमाल कर रहे हैं। गिरिराज सिंह दादा, जिनकी सबसे मैं इज्जत करता हूँ, सब करता हूँ, वो बोलते हैं कि मैं पिताजी की मौत पर मैं राजनीति कर रहा हूँ। आप लोग इतने नतमस्तक हो गए हैं मुख्यमंत्री को लेकर कि संवेदनाएं भूल गए हैं। मैं अगर आज यहाँ पर अगर मैं एक ब्रेव फेस लेकर आप लोग को झेल रहा हूँ, आप लोग के प्रश्नों को मैं झेल रहा हूँ, सवाल मैं ले रहा हूँ, मैं हिम्मत अपनी बनाकर मैं सामने आने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि दुख नहीं है मुझे। भाई, कल 13वीं की है मैंने अपने पिताजी की, समझिए इस बात को। रोज़ रात घर जाकर रोता हूँ मैं उनको याद कर कर, दिन भर रोने का समय नहीं मिलता है मुझे, उनको याद करने का समय नहीं मिलता है। और मेरे ऊपर कहा जाता है कि मैं अपने पिता की मौत पर मैं राजनीति कर रहा हूँ। ये सवाल पूछा जा रहा है मुझसे कि उनके मरने से कुछ घंटे पहले उस लेटर को जारी किया गया, तो क्या मैं उसमें मेरी कोई सोची समझी रणनीति थी? मुझे पता था 4 घंटे के बाद मेरे पिताजी का निधन होगा। कैसे बात कर रहे हैं आप भाई? संवेदनाएं रखिए मेरे प्रति थोड़ी सी। मैं अंत में आप लोगों का मैं बहुत धन्यवाद करूंगा। इन लोगों के आगे कार्यक्रम लगे हुए सूरज भान जी के, प्रिंस के, मुझे भी सड़क मार्ग से आज मुझे पालीगंज जाना है, उसके बाद मुझे जहानाबाद जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय बिहार।